हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम सौरभ पचौरी है और हम देख पा रहे हैं जैसा कि हमारे पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मैथमेटिक्स क्लास 11th। देखिए साथियों, मुद्दा ये है कि हमें यूट्यूब पे गणित पढ़ना है तो इनोवेटिव तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब पे वैसे हज़ारों वीडियो हैं और पहली बात ये है कि हमें एप्लीकेशन बेस्ड मैथ पढ़ना है। देखिए, आप देखते हैं कि जैसे बड़े हो जाते हैं लोग तो कहते हैं कि मेरी नौकरी लग गई, अब गणित कहाँ काम आया, साइन थीटा कॉस थीटा या समुच्चय पढ़ाते थे, सेट थ्योरी पढ़ाते थे तो बचपन में कहाँ जो पढ़ते थे वो अब कहाँ काम आ रहा है। तो वो हम आपको बताएंगे कि आपके ऑफिस में जब आप काम कर रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता चुनना है, आपको क्या करना है, हर जगह आपको मैथ दिखाई दे। तो हमें उस लेवल तक मैथ पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है मैथ का, कि हमें मैथ दिखाई दे और फील हो हर जगह। हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या काम है और हमें आगे कैसे काम आएगा, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड। क्योंकि मैथ केवल सवालों तक नहीं होता है, सवाल अगर है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन भी होता है हर चीज़ का। तो मैथ का एप्लीकेशन बेस्ड पूरा मैथ पढ़ेंगे हम। तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आएगा यूट्यूब पे, ओपन एकेडमी एकेडमिक चैनल पर। इसमें हम पूरा मैथ का 11th का पढ़ेंगे। 12th की एक साथियों में अलग से सीरीज चलाऊंगा, ये 11th का है। और मेरा नाम सौरभ पचौरी है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं। और ये कोर्स की स्पेशलिटी ये है कि ये बाइलिंगुअल बैच है, पूरा मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आपको मीडियम की टेंशन नहीं लेनी है आपको कि मैं हिंदी मीडियम को तो मैं नहीं देख पाऊंगा या मैं इंग्लिश को तो नहीं देख पाऊंगा। दोनों को बहुत कंफर्टेबली और अच्छे से समझ आएगा। तो साथियों, पहले मैं 11th क्लास का थोड़ा सिलेबस डिकोड कर देता हूँ कि हमें पता तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि पहले से ही पढ़ने लग गए हम। तो साथियों देखिए, हमारे कुछ यूनिट्स है, 5 यूनिट्स में हमारा 11th का मैथ बटा हुआ है। तो उसमें हमारा है पहला सेट्स एंड फंक्शंस, मतलब समुच्चय तथा फलन। एक एक करके सारी यूनिट्स हम पढ़ेंगे प्रॉपर, पूरा जैसा सिलेबस हमें दिया है 11th में वैसा, ठीक है। और उसी में हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी है सेट और फंक्शंस के साथ में, ठीक है, और रिलेशन भी है इसके साथ, संबंध। साथियों फिर एलजेब्रा है। एलजेब्रा हमारा सेकंड यूनिट है, उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण है, और लीनियर इनइक्वालिटीज है, मतलब रैखिक असमिका है, ठीक है जी, ओके। और हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्रमचय तथा संचय। देखिए, अभी मैं आपको बस सिलेबस बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे हम लेक्चर वाइज। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम पूरा पढ़ते जाएंगे ढंग से, ठीक है जी, ओके। और हमारा इसी में है बाइनोमियल थ्योरम और है द्विपद प्रमेय जिसको बोलते हैं हम, और एक सीक्वेंस सीरीज है, अनुक्रम तथा श्रेणी। और हमारे थर्ड यूनिट में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा, कॉनिक सेक्शन, जितने भी कॉनिक सेक्शंस होते हैं हमारे सभी पढ़ेंगे। और इसमें 3D ज्योमेट्री, हम 3 डायमेंशनल की बहुत सारी बातें करते हैं, आए दिन मतलब दुनिया में दिखाई देता है, न्यूज़ में भी रहता है। तो वो पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन बेस्ड हम पूरा पढ़ेंगे इसको। और चौथा यूनिट है हमारा कैलकुलस, जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं हम, है ना। और फिर हमारा 5th यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक है जी। ये हमारा 11th क्लास का पूरा सिलेबस है। इसको हम प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर और सेक्शन वाइज सेक्शन, यूनिट वाइज पढ़ेंगे पूरा, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले दिखाया था इससे पिछली स्लाइड में कि पहला हमारा जो चैप्टर है वो हमारा और यूनिट है वो हमारा सेट, फंक्शंस और रिलेशंस और ट्रिग्नोमेट्री वाला है। तो देखिए जी, हाँ, तो हमारा पहला जो सेक्शन है, पहली जो यूनिट है वो उसमें सेट थ्योरी है हमारी, ठीक है, समुच्चय। तो मैं क्यों पढ़ूँ समुच्चय, मेरे को कहाँ काम आएगा समुच्चय। तो देखो, आपने जैसे देखा होगा कहीं भी, मान लो घर में शादी होती है, तो मान लो दीदी की शादी है, तो मम्मी क्या लेके आती है, मम्मी बोलती है कि जाओ उन बेटी के लिए चूड़ियों का सेट ले आओ, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं, सेट ले आओ, ठीक है। हम मतलब मैं डेफिनेशन पर डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, ये बच्चे को रटवा दी जाती है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। लेकिन उसके बाद क्या, बच्चे को यहीं तक नहीं रखना है, उसके बाद क्या बताए, वो क्या बोले सेट के बारे में, क्या होता है समुच्चय, उसके बारे में और वो क्या जान सकता है, इसके अलावा क्या बोल सकता है, मुद्दा ये है हमारा, ठीक है जी। तो देखो, मतलब बोलते हैं, जैसा मैं बता रहा था आपको कि दीदी की शादी है तो कि सेट, चूड़ियों का सेट लेके आना है। या मान लो हम जैसे नट और बोल्ट होता है, हम कसते हैं जैसे स्क्रू, तो उसमें कहते हैं ये अगर वो प्रॉपर नहीं रहता है तो सेट नहीं हो रहा है, या ये इसका सेट होगा तभी इसमें आएगा। गले के हार का भी सेट होता है ना। तो उसका मतलब क्या है, देखो सेट बोल देते हैं, मम्मी को नहीं पता ना दीदी को पता, लेकिन आप अब पढ़ जाओगे कि सेट थ्योरी क्या होती है तो मम्मी को बताओगे कि हाँ सेट थ्योरी ऐसे अप्लाई होती है। जो आप बोल रहे हो वो हमारे मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते भी हैं उसको, ठीक है जी, ठीक। तो जो लिखा हुआ है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा ये होना चाहिए कि कोई भी हमारे पास वस्तु होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
और ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका कलेक्शन हो प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ हमने जो हाईलाइट की हुई है वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए हमेशा। मतलब डेफिनेशन नहीं है अगर उसकी तो वो सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं अभी कह दूं कि बताओ आपके घर में ईमानदार लोगों का समुच्चय या बेईमान लोगों का समुच्चय, तो बेईमान का बोल दिया तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि कोई बेईमान ना हो उसमें? तो कुछ चीज़ें जिनकी मतलब वेल डिफाइंड जो चीज़ें नहीं है तो वो सेट नहीं हो सकती हैं। हर चीज़ की अगर वेल डिफाइंड एक डेफिनेशन है तो वो सेट होती है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, आई होप, ठीक है जी, ओके। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ मतलब ऐड ऑन करने का कोशिश किया है कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो अगर उसके कुछ डिफाइंड है, वो कुछ ही पैरामीटर के साथ किसी कंटेक्स्ट में किसी संदर्भ में अगर उसकी डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है तो हमारा वो सेट होता है, ठीक है, ठीक। सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब अवयव होते हैं, समुच्चय में अवयव होते हैं, उनके मेंबर या उनके सदस्य बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है जी, ठीक है। तो जो उस सेट में जो मेंबर होंगे, जैसे मान लो मतलब अपना घर है वो एक समुच्चय है, मान लो किसी का नाम जैसे मेरा ही मान लो कि पचौरी परिवार, तो उसमें कुछ लोग होंगे, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो पचौरी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने कंटेक्स्ट में बात करूँ तो एक कंटेक्स्ट, एक तो मेरी फैमिली एक ऑब्जेक्ट हो गई, उसमें लोग हैं वो उसके मेंबर्स हो गए, उनकी डेफिनेशन ये है कि वो पचौरी होनी चाहिए। तो हम अब उसको पूरी तरह से इसको ड्रॉ करें एनालॉजी, तो क्या हो रहा है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आई होप अब आप कह पाओगे कि इसका मतलब ब्रॉड सेंस में आप समझ पाए होंगे, है ना, ठीक है। तो उसके जो समुच्चय में अभी अब जो एलिमेंट्स होते हैं और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में है उनको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जो टोटल नंबर, जैसे मान लो मेरे परिवार में 6 लोग हैं, तो मेरा परिवार अगर एक सेट है किसी डेफिनेशन में या किसी कंटेक्स्ट में, तो उसकी जो कार्डिनल नंबर है वो 6 होगी, ठीक है जी, ओके। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ए सेट ले लिया मैंने, एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, मेंबर है, मान लो TEACH, ठीक है। तो इसकी कार्डिनल नंबर क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी कार्डिनल नंबर होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अब हम सेट हमने पढ़ लिया कि सेट क्या होता है, हमने एक ब्रॉड सेंस में उसका ओवरव्यू ले लिया। अब मुद्दा ये है कि उसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे करें। तो साथियों उसके 2 टाइप होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक रोस्टर मेथड होता है, एक सेट बिल्डर, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। मैं दोनों को एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, वो एक रो में लिख दिए जाए, ऐसे रो मतलब ऐसे लिख दिए जाए, और करली ब्रैकेट्स, आप ये देख पा रहे होंगे करली ब्रैकेट्स ये वाले, इसके अंदर लिखे जाए और उनको एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाए। जैसे मान लो मैं लिखूं कि कोई सेट एस है जिसमें मान लो मैं लिखता हूं राहुल, राघव, तो देखो मैं और भी नाम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो एक एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हुआ है दूसरे एलिमेंट से, ये मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, और ये इसमें करली ब्रैकेट्स में लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, ठीक है। अब दूसरा टाइप है हमारा, वो है मतलब रिप्रेजेंट करने का सेट को, वो है हमारा सेट बिल्डर, इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं जैसा मैंने बताया। तो इसमें क्या है कि ऑल द मेंबर्स मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखा जाएंगे, उनकी एक मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स की, और तभी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने कोई सेट एस लिया है, उसमें मैंने बोला है कि एक्स कोई नंबर है, वो नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृतिक संख्या है, और वो लेस देन 8 मतलब 8 से छोटी है और प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके स्टार्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि इसको 8 से छोटा तक लिखना है। तो मैं अगर इसको इसमें लिखूँ, मतलब टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको रोस्टर मेथड को, क्योंकि टेबल टाइप में लिखते हैं। तो इसको मैं अगर इसमें लिखूँ करली ब्रैकेट्स में, तो 8 से छोटे लेकिन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 7, क्या 8 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो मेंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल है, बिल्कुल है, लेकिन वो 8 से मतलब 8 से छोटे हैं सभी। तो 8 से छोटा नेचुरल नंबर 7 होता है, तो यहीं तक होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा साथियों? अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर इसे NS से मतलब रिप्रेजेंट कर दें, वो हमारा होगा 7, ठीक है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं कि सेट के कितने टाइप होते हैं। ये देखो थोड़ी ब्रॉड चीज़ें हैं, इनको हम आराम आराम धीमे धीमे समझेंगे। कुछ और सब्सिक्वेंट वीडियोज में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो देखो पहला ही सबसे सेट है वो है नल सेट। नल मतलब एम्प्टी, खाली, आप नाम से समझ पा रहे होंगे। देखो ये सब अपने आप में नाम से ही बता देंगे कि वो क्या है। जैसे नल सेट मतलब बिल्कुल एम्प्टी खाली सेट हो,
तो वही बात है, इसमें लिखा है सेट हैविंग नो एलिमेंट, मतलब वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ ऐसे, क्रॉस D0 से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो बात ये है, जैसे मैं मतलब इसको मैं आपको दिखाऊं कैसे। मान लो कि आप किसी गांव में रहते हो, ठीक है। अब गांव में मैं एक मतलब मैं लेके पहुंच गया अपनी नोटबुक कि चलो मुझे बताओ कि वो इंसान बताओ इस गांव में जिसके पास खुद का प्राइवेट जेट हो। तो ऐसा कोई मुझे मिलेगा क्या? देखो डेफिनेशन थी मेरे मतलब सेट की कि मुझे वो लोग चाहिए जिनके पास प्राइवेट जेट हो किसी गाँव में। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं है उसमें कोई ऐसा इंसान जिसके पास प्राइवेट जेट हो खुद का, ठीक है। तो क्या मैं किसी का नाम लिख पाऊंगा उसमें? मतलब मैं अगर एक सेट एस बनाना चाहता हूं तो क्या किसी का मैं उसमें नाम लिख पाऊंगा कि किसके पास प्राइवेट जेट है? किसी का नहीं लिख पाऊंगा अगर नहीं होगा किसी गांव में। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक भी मैं एलिमेंट नहीं लिख सका, एक भी नाम नहीं लिख सका। तो ये नल सेट हो गया, खाली रिक्त समुच्चय, ठीक है। अगला वाला है हमारा सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, मतलब अकेला हो बिल्कुल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए आप देख लो कि मान लो कि S इक्वल टू मैंने 1 लिख दिया ऐसे, तो इसमें कितने एलिमेंट है? अवयव है, एक है। तो ये एकल समुच्चय होगा। जिसमें केवल एक समुच्चय हो वो सॉरी एक अवयव हो वो एकल समुच्चय होता है, सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। अब बात आती है डेफिनेट सेट की। तो डेफिनेट मतलब निश्चित, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो डेफिनेट सेट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सके, जिन्हें अवयवों को गिना जा सके, जिनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सको किसी सेट के, वो हमारा होता है डेफिनेट सेट, ठीक है। मान लो मैं ऐसे ही कह दूं कि बताओ घर में लोगों के, किसी के घर में लोगों के, मान लो मेरे घर में 5 लोग हैं तो मैं गिन सकता हूँ ना कि 5 लोग हैं। या मान लो मैं कहूँ कि मतलब मेरे पास 2 बाइक है तो मैं गिन सकता हूँ ना 2 बाइक हैं, या कुछ भी, मतलब जो चीज़ जिन एलिमेंट्स को गिना जा सके वो होता है हमारा डेफिनेट सेट, रिक्त समुच्चय। अगला बात है इनडेफिनिट सेट। देखो इन अनकाउंटेबल हो जिसके एलिमेंट, नाम से सबका पता लग रहा है आपको, मतलब कि नल क्या था, सिंगलटन क्या था या डेफिनेट क्या था। तो ये अनिश्चित समुच्चय है। इसका मतलब ये जिसके अवयवों को हम ना गिन सके, एलिमेंट्स को बिल्कुल काउंट नहीं कर सकते। अभी मैं आपसे बोलूं कि जाओ मतलब अरेबियन सी या किसी समुद्र में जाओ और आप उसकी बूंदें गिन के लाओ, मतलब उसके पानी की, तो क्या आप गिन दोगे? नहीं गिन पाओगे। तो वो बिल्कुल अनकाउंटेबल है, नहीं गिना जा सकता। तो वो क्या हो गया? इनडेफिनिट सेट हो गया। उसमें एलिमेंट्स होंगे, बूंदें बिल्कुल होंगी, समुद्र है उसकी डेफिनेशन है, लेकिन क्या है कि उसकी एलिमेंट्स को आप गिन नहीं सकते, इसलिए वो अनिश्चित समुच्चय हो गया, ठीक है जी। अब अगला है हमारा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। मतलब यूनिवर्सल मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि जो ब्रॉड हो, सबसे बड़ा, मतलब बड़ा हो, ठीक है, अपने आप में वो परिपूर्ण हो, सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि जो अपने आप में पूर्ण हो, होल हो अपने आप में, किसी संदर्भ में, किसी कंटेक्स्ट में, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि आप एक सेट एस बनाओ जिसमें आप दिनों के नाम लिखो, मतलब डेज नेम लिखो। तो पहला दिन क्या होता है? मान लो संडे से स्टार्ट किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या आप इसके अलावा कोई नाम लिख सकते हो इसमें? कुछ और के दिनों के नाम में कुछ और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक दिनों के नाम के कंटेक्स्ट में, कि दिनों के नाम लिखने, उसके कंटेक्स्ट में ये पूरा है, इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते हो आप। इसलिए ये क्या हुआ हमारा? यूनिवर्सल सार्वत्रिक सेट, ठीक है। तो जो अपने आप में पूर्ण हो वो क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक। मतलब जो नाम से समझ रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी को पूरा करना, मतलब कोई चीज़ किसी दूसरी को पूरा कर रही है। आप जैसे मतलब छोटी क्लासेस में पढ़ते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को मिला के मतलब 180 बनाते हैं किसी पैरेललोग्राम में। तो वैसे ही मतलब ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं ना, वैसे ही, ठीक है। एक ट्रायंगल है तो उसमें मान लो आप कहते हो कि इनका जो सम होता है एंगल्स का सभी का, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये एक दूसरे को पूरे, ये 30 हो सकता है, ये 90 हो सकता है, तो ये 60 होगा, ऐसे ही कुछ होगा। मतलब एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। आपने बादशाह का गाना भी सुना होगा कि मतलब अगर पार्टी करने जाना है तो वो बोलता है कि VIP की कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको। तो आपको वो भी देखना है कि पार्टी पूरी है वैसे, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से क्या चाहिए? एक शॉर्ट चाहिए, है ना। तो वही बात कहना चाह रहा है वो कि मतलब जो सेट है वो वाले एलिमेंट्स होते हैं उसके पास जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कंप्लीट करते हैं ताकि एक यूनिवर्सल सेट बन सके। ये आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे कि जो मतलब जैसे ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें एक ए है, ये सेट है, ठीक है। मैं मतलब एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे अभी दिनों वाला हमने एग्जाम्पल लिया था। मान लो मैं एक ए सेट बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ मान लो संडे, मंडे,
ट्यूसडे। और यूनिवर्सल में हमें पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 है। तो कौन से ऐसे बचे, मतलब मैं ए डैश से उनको लिखना चाहूँ जो बचे जिन्हें मिलाने के बाद इनमें कॉम्प्लीमेंट सेट बन जाए। इसको, इस ए को कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो जो बचे हुए बाकी नाम है दिनों के वो करेंगे। तो इनके अलावा जो बचे, वेडनेसडे बचा, थर्सडे बचा, फ्राइडे बचा, सैटरडे बचा, तो ये चारों मिलके इसको क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए ये ए डैश जो है ये सभी दिन मिलकर इसको यूनिवर्सल, इसके साथ मिलकर यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, जो अपने आप में पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, जैसे 12 महीनों के नाम आप लिख लो, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप पूरा जाओगे, तो उसमें मान लो मैंने जुलाई तक के कुछ लिख लिए, या मतलब मैंने 5 महीनों के नाम लिख लिए, तो बाकी 7 जो बचे उनको मैं लिखूंगा, तभी तो पूरा यूनिवर्सल सेट मेरा महीनों के दिनों का बनेगा, महीनों का नाम बन पाएगा। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट क्या होता है? देखो, इक्वल नाम से समझ आ रहा है आपको कि इक्वलिटी होनी चाहिए, उसमें समान होना चाहिए वो। अब समान होने का क्या मीनिंग है वो मैं बताना चाहूँगा। मान लो 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स हो, मतलब जिनमें एलिमेंट्स जो अवयव हैं उनके मेंबर हैं, उनका नंबर भी सेम होना चाहिए। मतलब मान लो किसी एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 5 ही होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह मतलब समुच्चय जिसमें अवयव, पहली बात अवयव समान हो तथा अवयवों की संख्या भी समान हो। दोनों बातें अगर फॉलो करता है कोई 2 सेट या 2 से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं, तो वो कौन से होते हैं? समान समुच्चय होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया हुआ है जिसके कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा वो क्या होगा? 9 होगा। बिल्कुल, एलिमेंट्स गिन लो, ये हैं सभी आपके, BOYFRIEND लिखा हुआ है, आप जानते हैं ये क्या होता है। मान लो इसके गिनो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है? ये भी 9 है। पहली बात तो इनमें नंबर्स हैं जो वो सेम है। दूसरी बात एलिमेंट्स, देखो इनका मतलब नंबर कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है वो बदल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट में। ठीक है, क्या B इसमें है? बिल्कुल है। क्या O है? हाँ। क्या Y है? बिल्कुल है। क्या F है? क्या R है? I बिल्कुल है। E भी है, N भी है और D भी है। तो देखो सारे एलिमेंट्स भी सेम है, जो इसमें है वही उसमें है दोनों सेट में, और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेट है, मतलब जो है वो बराबर है। तो वो क्या हुआ? हमारा इक्वल सेट हुए। ठीक है, दोनों या 2 से ज़्यादा भी एग्जांपल में लिख सकते हो आप वो, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए, तो हमारे इक्वल सेट होंगे। ठीक है, अगर आपको इक्वल सेट समझ आ गया है तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट सेट, मतलब तुल्य, मतलब किसी एक कंटेक्स्ट में बराबर है लेकिन पूरी तरह बराबर नहीं है। तो क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा सेट मिलके वो ऐसे हो कि उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका कि जो कार्डिनल नंबर है अपना, जो मैंने अभी अभी आपको निकालना सिखाया था, वो 2 या 2 से अधिक जो भी सेट है जितने भी, उनका कार्डिनल नंबर बराबर होना चाहिए, तो वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं। ठीक है, मतलब वह समुच्चय जिनमें केवल अवयवों की संख्या समान हो तो वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। देखो कैसे, मान लो एक सेट ए लिया जिसमें मैंने WHITE 5 एलिमेंट लिए, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो गया। ऐसे ही एक बी सेट लिया, इसमें BLACK, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो ये भी 5। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, और देखो ये किसके इक्वल है? 5 के। तो ये दोनों सेट क्या हुए? इक्विवेलेंट सेट हुए। क्या ये दोनों इक्वल हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें W है, क्या इसमें W है? नहीं है। क्या H है? नहीं है। मतलब मैच नहीं कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में फ़र्क आपको आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे भी हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे, मतलब पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, बाकी सारी कुछ थ्योरम्स होते हैं वो सभी हम पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है आगे चल के, फिर फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल पढ़ेंगे। मतलब हर एक यूनिट वाइज हम पूरा करते जाएंगे। तो साथियों थैंक यू सो मच और देखने के लिए ये वीडियो, और लाइक करना चैनल इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।